लास्ट क्लास में हमने बॉयलर माउंटिंग्स, बॉयलर एक्सेसरीज एंड बॉयलर ऑक्सिलरीज के बारे में जाना था, है ना? याद है? ठीक है। बॉयलर माउंटिंग्स क्या है? कॉपी नहीं, कॉपी बंद करके, कॉपी बंद कर दो, कॉपी बंद कर दो। हाँ, बॉयलर माउंटिंग्स क्या है? कंट्रोल एंड सेफ्टी पर्पस के लिए। नाम बताओ, कुछ एग्जांपल। प्रेशर गोज, टेम्परेचर गोज, लेवल गोज, हाँ, और क्या है? सीबीडी, आईबीडी, प्रेशर ट्रांसमीटर, सेफ्टी वाल्व, ये सब क्या है? फीड चेक वाल्व, ये सब क्या है? हमारा बॉयलर का माउंटिंग से। ठीक। एक्सेसरीज, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? बॉयलर का एक्सेसरीज बोलते हैं। एग्जांपल बताओ। और यार, प्री हीटर। प्री प्री मतलब क्या? पहले। हीटर, हीटर का मतलब जो गर्म करता है। किसको गर्म कर रहा है? एयर को गर्म कर रहा है, तो एयर प्री हीटर। इसमें इतनी इतनी सोचने वाली क्या बात है? APH, एयर प्री हीटर, एयर को गर्म करने वाला। इकोनोमाइजर, जिसमें पानी गर्म होता है। एयर प्री हीटर, जिसमें हवा गर्म होती है। और सुपर हीटर, जिसमें स्टीम को सेचुरेटेड से सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक। हो गया? ओके। एक बार फिर से हम लोग पूरा का पूरा AFDC बॉयलर का स्कीम देखते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे? फर्नेस बनाएंगे। इसी तरीके से ड्रॉ करना मेरे साथ। यह बन गया मेरा फर्नेस। और फर्नेस के यहाँ पे ऐसा एक तो बैन करके इस तरीके से लेके आएंगे। ये क्या बन गया? इसे कहा जाता है गोस नेक। गोस नेक। थोड़ा सा लंबा करते हैं और फिर इसको खींच के नीचे। ये बन गया मेरा इकोनोमाइजर। अब इकोनोमाइजर में देखो, फ्लू गैस जो है वो ऊपर से आएगा और नीचे से निकल जाएगा। समझना, पूरा स्कीम बता रहा हूं, बहुत बढ़िया से समझना। सुनाई में दे रहा है? प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है सुनने में? ठीक है। तो ये हो गया गोसनेट, ये हो गया मेरा इकोनोमाइजर। अब इकोनोमाइजर में ऊपर से आएगा फ्लू गैस और नीचे से निकल जाएगा। इकोनोमाइजर के बाद क्या यूनिट लगता है? क्या लगाएंगे यहाँ पे? एयर प्री हीटर। तो ये मेरा ये हो गया एयर प्री हीटर। लगे एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर के नीचे से फ्लू गैस अंदर जाएगा और ऊपर से निकलेगा। एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर के बाद क्या लगेगा? ESP। क्या लगेगा? ESP। ESP का फुल फॉर्म बताओ। ESP का फुल फॉर्म बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक
प्रिसिपिटेटर। और यहां पे क्या लगेगा? आईडी फैन, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, आईडी फैन। और आईडी फैन से वो फ्लू गैस निकल के कहाँ लगेगा? चिमनी। चिमनी में चला गया। ठीक है। देखो फिर से एक बार बोल रहा हूं। सबसे पहले क्या आया? ये क्या है? फर्नेस। फर्नेस। दूसरा पार्ट क्या है? फर्नेस के बाद एयर प्रीहीटर आता है। इकोनोमाइजर। 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 उसके बाद तीसरा पार्ट क्या है? एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर। उसके बाद ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक। उसके बाद ठीक है, आईडी फैन। आईडी फैन का मतलब इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। ठीक। और फिर अपना चिमनी से निकल जाएगा। ठीक है। प्रोसेस क्या होगा? इसके नीचे क्या है? फर्नेस के नीचे। फर्नेस के नीचे क्या है? फर्नेस के नीचे है मेरा विंड बॉक्स। इसको और क्या कहा जाता है? एयर बॉक्स। विंड बॉक्स और एयर बॉक्स। तो विंड बॉक्स जो है, विंड बॉक्स में क्या है? विंड बॉक्स के अंदर ना पार्टीशन किया हुआ है। तो किसी किसी बॉयलर में आपको 3 पार्टीशन दिखेंगे, किसी में आपको 4 पार्टीशन दिखेंगे, किसी में 5 पार्टीशन दिखेंगे। इसके हिसाब से बॉयलर का कंपार्टमेंट डिसाइड होता है। जितना पार्टीशन हम एयर बॉक्स के अंदर करेंगे उतना कंपार्टमेंट का बॉयलर होगा। तो ये हो गया मेरा कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट 1। ये हो गया कंपार्टमेंट 2, कंपार्टमेंट 3, कंपार्टमेंट 4। तो ये 4 कंपार्टमेंट का बॉयलर बन गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया विंड बॉक्स, ये हो गया फर्नेस, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, आईडी फैन, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, और फिर चिमनी। विंड बॉक्स में क्या होता है? विंड बॉक्स में हवा आता है, इसीलिए नाम क्या है? विंड बॉक्स। विंड बॉक्स और फर्नेस के बीच पे ये जो प्लेट लगा हुआ है, इस प्लेट को अगर 3 डायमेंशनल तरीके से देखें, ऐसा एक प्लेट लगा हुआ है।
है ना। ये तो पूरा बॉक्स है। फर्नेस को आप ये वाला पूरा रूम पकड़ लो। ये रूम क्या है, फर्नेस है। तो नीचे का जो फ्लोर है, यही फ्लोर ये वाला बॉक्स पार्टीशन है। और नीचे वाला जो हमारा फ्लोर है, नीचे का फ्लोर, वो क्या है मेरा, विंड बॉक्स है। तो उसके नीचे में रूम बना हुआ है ना। तो अलग अलग रूम मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट हो गया। और एक एक रूम एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, आइसोलेटेड है। क्या मेरी बात समझ में आई। अभी क्या है, विंड बॉक्स में एयर आएगा और फर्नेस के अंदर जाएगा। ठीक। तो जाने के लिए आपने को पाथ बनाना पड़ेगा ना, इस फ्लोर से तो हवा आ नहीं सकती है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नोजल्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नोजल्स लगाएंगे, छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे नोजल्स लगाएंगे। लार्ज नंबर ऑफ नोजल्स विल बी देयर। इन नोजल्स को क्या नोजल बोलेंगे, एयर नोजल बोलेंगे। इससे हवा जा रही है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, एयर नोजल्स। ठीक है, दीज आर माय एयर एयर नोजल्स। ठीक। एयर नोजल कैसा दिखेगा, ये ऐसे छोटा सा पाइप पकड़ लो 2-3 इंच का। उसके ऊपर वाला टॉप हिस्सा जो है वो सील्ड रहेगा, बंद। नहीं तो हवा सीधा ऊपर चला जाएगा। और साइड में, जैसे आपने गैस का बर्नर देखा है ना, गैस का जो बर्नर होता है, उसी तरीके का होल बना हुआ है। तो हवा जब इस नोजल में आएगी तो क्या होगा, वो साइड से ऐसे फैल जाएगा। समझ में आ रहा है, साइड से फैल जाएगा। तो ये सारे हो गए मेरे एयर नोजल्स। क्लियर। अब विंड बॉक्स में जैसे हवा आएगा एयर नोजल के थ्रू, वो फर्नेस के अंदर चला जाएगा। फर्नेस के अंदर जाने से यहाँ पे क्या करना है अपने को, फर्नेस में क्या करना है, कॉम्बशन करना है। क्या करना है, कॉम्बशन करना है, जलाना है। अपना जो भी फ्यूल है उसको जलाना है। और ये फ्यूल को जलाने का जो टेक्निक है, उस टेक्निक के ऊपर बेस करके हम बॉयलर को अलग अलग टाइप के बॉयलर में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं पीएफ बॉयलर। पीएफ बॉयलर, पीएफ बॉयलर क्या है, प्राइमर पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर। ये जो टेक्निक की बात कर रहा हूं ना हम, फर्नेस के अंदर जो फ्यूल जलेगा, उस फ्यूल को जलाने का जो टेक्निक होगा, उस टेक्निक के ऊपर बेस करके हमने बॉयलर को अलग अलग नाम दिया हुआ है। अलग अलग टाइप के बॉयलर बोलते हैं, अलग अलग नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया है, एक टाइप के बॉयलर को हम बोलेंगे पीएफ बॉयलर। पीएफ बॉयलर मतलब पल्वराइज्ड, पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर। पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर ये क्या है, इसमें जो कोयला जाएगा बॉयलर के अंदर, वो कोयला को क्या करेंगे, पूरा क्रश कर देंगे, पाउडर बनाएंगे -1 mm साइज का। मिलिंग सेक्शन रहेगा इस बॉयलर में। एक मिल सेक्शन है जहां पे क्रशर के अंदर पूरा क्रश करके फाइन पाउडर की तरह कोयला को बना के फर्नेस के अंदर क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। उससे क्या फायदा होता है, पल्वराइज फ्यूल को यूज करने से क्या फायदा होता है कि कोयला जो है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। आप क्रश कर दो तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो इजीली कॉम्बशन हो जाएगा, जल्दी से जलेगा, चीजें एफिशिएंटली जलेगा। लिक्विड जब जलता है तो अच्छे से जलता है ना। उसी तरीके से पल्वराइज फ्यूल क्या है, पूरा का पूरा पाउडर है। पाउडर जल्दी जलेगा, अच्छे से जलेगा। तो क्रशर करने से, पाउडर बना के देने से ये फायदा होता है। इसका एक खासियत क्या, अगर पूछे कोई आपसे कि पल्वराइज फ्यूल बॉयलर में क्या देखने को मिलता है, तो आप बोल सकते हो कि पल्वराइज फ्यूल बॉयलर के अंदर क्या बनता है, फायर बॉल बनता है। चारों तरफ से अगर इंजेक्ट हो रहा है तो बीच में क्या हो जाएगा, एक आग का गोला बनेगा, इसको हम फायर बॉल बोलेंगे, है ना। तो ये हो गया पीएफ बॉयलर।
दूसरे टाइप का बॉयलर, इंपॉर्टेंट बॉयलर जो यूज होता है उसको हम बोलते हैं FBC बॉयलर। क्या बॉयलर? FBC बॉयलर। FBC का मतलब, FBC का फुल फॉर्म फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर। क्या बोलेंगे? फ्लूइडाइज्ड, फ्लूइडाइज्ड बेड कॉम्बशन बॉयलर, FBC। एफ फॉर फ्लूइड, 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 FLUID, फ्लूइड। फ्लूइड से हो गया फ्लूइडाइज, तो फ्लूइडाइज बेड कॉम्बशन बॉयलर हो गया मेरा FBC बॉयलर। इस बॉयलर में क्या होता है? फ्लूइडाइजेशन होता है। ये फ्लूइडाइजेशन क्या है? ये एक टेक्निक है जिससे फ्लूइडाइजेशन में क्या करते हैं, क्या करते हैं, एक बेड मटेरियल डालते हैं। जैसे कि ये मेरा बेड है ना, ये बेड है ना, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कुछ बेड मटेरियल डालेंगे। बेड मटेरियल क्या चीज है? इसको आप सैंड पकड़ लो, छोटा बॉयलर होगा तो बालू से काम चला लेते हैं, ठीक है, रेत, रेत डाल के रखेंगे, भर देंगे इसमें, ठीक है। और फिर जब हवा आएगा तो वो रेत क्या होगा, इसके साथ उड़ेगा। अब हवा का फ्लो जैसे जैसे बढ़ाओगे तो रेत भी उस वैसे ही खेलेगा, इसके साथ खेलता रहेगा। पूरा बढ़ा दो तो पूरा ऊपर चढ़ेगा, तो हम पूरा नहीं करेंगे, आधा तक रखेंगे, और ये रेत इसके साथ उड़ेगा। अब क्या है कि अगर मैं रेत को गर्म कर दूं, उतना गर्म कर दूं कि जो इनकमिंग फ्यूल है मेरा, उस इनकमिंग फ्यूल का जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे ऊपर चला गया। किसी भी चीज को जलाने के लिए उसका इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। तो मेरा कोयला जो है, कोयला का इग्निशन टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली 600 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एबव। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो रेत है ना, रेत को हम पहले गर्म करेंगे, कितना डिग्री तक, 600 डिग्री के ऊपर। अब फ्लूइडाइज हो रहा है, रेत गर्म है, इसमें हम कोयला छोड़ देंगे तो कोयला क्या होगा, जल जाएगा इजीली। तो इसको फ्लूइडाइज्ड बेड क्यों बोलते हैं? व्हाई वी कॉल इट फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर। फ्लूइडाइज्ड बेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो बेड है हमारा, ये स्टैटिक बेड है, यहाँ पे रेत आपने भर के रखा हुआ है। तो रेत का एक अगर बेड बनाते हो, वो क्या बेड है, ये एक स्टैटिक बेड है। और इस स्टैटिक बेड में हम क्या करने वाले हैं, स्टैटिक बेड को क्या करने वाले हैं, हवा देके इसको फ्लूइड की तरह बिहेव कराएंगे। इट विल बिहेव लाइक ए फ्लूइड। इसका जो प्रॉपर्टी होगा, इसका बल्क डेंसिटी कितना है, 1000, तो उस हिसाब से ये बन जाएगा एक फ्लूइड। इसीलिए इस बेड को बोला जाता है फ्लूइडाइज्ड बेड। और इस कॉम्बशन टेक्निक को बोलते हैं हम लोग फ्लूइडाइज्ड बेड कॉम्बशन, ठीक है। इसीलिए इस टाइप का बॉयलर को हम क्या बॉयलर बोलेंगे, फ्लूइडाइज्ड बेड कॉम्बशन बॉयलर। क्लियर हो गया? तो ये दूसरे टाइप के जो हमारा बॉयलर है, उस बॉयलर को क्या बोलते हैं, FBC, या फिर फ्लूइडाइज्ड बेड कॉम्बशन बॉयलर। और इस बॉयलर का फ्लूइड, इसमें भी कुछ कैटेगरी आते हैं, तीन कैटेगरी के मेनली देखा जाता है। एक होता है मेरा AFBC। AFBC, ए से क्या समझ में आता है, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कॉम्बशन बॉयलर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक FBC, AFBC मतलब एटमॉस्फेरिक बेड कॉम्बशन बॉयलर, एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कॉम्बशन बॉयलर, ठीक। दूसरा होता है CFBC। CFBC क्या है,
सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर क्या है? सर्कुलेटिंग सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर। ठीक है। और तीसरा टाइप होता है पीएफबीसी, प्रेशराइज्ड प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर। तो ये तीन तरीके के एफबीसी बॉयलर हमको नजर आते हैं। एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर, सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर एंड प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर। याद रहेगा? याद रहेगा क्या? क्यों? ठीक है, याद हो जाएगा। देखो कैसे याद नहीं होता है वो हम देखेंगे। ठीक है। जब तक ये ट्रेनिंग खत्म होगा तब तक कैसे ये सारी चीजों के ऊपर मास्टर नहीं बन जाते हो वो हम देखेंगे। आपको सिर्फ आपका काम क्या है, जितना हो सके उतना रखना, सुनते रहना, और शाम को बैठ के वीडियो अपलोड हो जाएगा, उस वीडियो को देख के नोट्स बनाना। ठीक। और फिर रिपीट करते करते ये सारी याद हो जाएगी आपको, और टेंशन नहीं लेना है। आपका काम सिर्फ है अटेंशन से ये सारी चीजों को सुनते रहना। ठीक है। पीएफ बॉयलर, पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर। एफबीसी, फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर। एफबीसी के तीन टाइप होंगे, एएफबीसी, सीएफबीसी, पीएफबीसी। एएफबीसी मतलब एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर। पीएफबीसी मतलब सीएफबीसी मतलब सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर। पीएफबीसी मतलब प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर। इसके अलावा और क्या बॉयलर देखेगा आपको? ये क्या है? ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर। ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर। बॉयलर को बीएलआर भी लिखा जाता है। ठीक है। तो ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर ये क्या है? ग्रेट होता है जो नीचे वाला, ये जो फर्नेस का फ्लोर है ना, ये फ्लोर चलता रहेगा, उसमें आइडल घूमने वाला ड्रम लगा हुआ है, वो ड्रम धीरे धीरे घूमता रहेगा, और ये जो फ्लोर है ना, ये पूरा का पूरा फ्लोर जो है वो धीरे 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 चल के ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है। तो ये है ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर। इस बॉयलर में ऑलमोस्ट आप सब कुछ जला सकते हो। बायोमास हो गया, लकड़ी का ये हो गया, सब डाल दो। स्टैटिक बेड है, वो धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे आपका जो फ्यूल है वो जलेगा, बायोमास है तो जलेगा, उसमें जो राख बनेगी, ऐश जो बनेगा, वो जब ऐसे करके ये टिल्ट होगा तो वो ऐश नीचे गिर जाएगी, चलता रहेगा। ठीक है। तो ये है ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर, तीसरे टाइप का इंडस्ट्रियल बॉयलर हो गया। और फोर्थ वन इज योर WHRB। ये क्या है? वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर। वेस्ट हीट रिकवरी रिकवरी बॉयलर। वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर, इसमें क्या होता है? इसमें फार्नेस होता नहीं, ये वेस्ट हीट को काम में लगा रहे हैं। WHRB। वेस्ट हीट कहां से आएगा? पकड़ लो, आपका एक बड़ा सा क्या कहते हैं इसको, कोई एक फर्नेस है जहां से हीट प्रोड्यूस हो रहा है। स्टील इंडस्ट्री में होगा, स्पॉन्ज आयरन है वहां पे होगा। तो फर्नेस में क्या हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और वो हीट जो है वो हम एटमोस्फेयर पे छोड़ रहे हैं। तो एटमोस्फेयर पे अगर इतना सारा हीट लॉस करेंगे, उससे बेटर है कि मैं कुछ काम में लगाऊं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको WHRB सेट करेंगे। तो जो हीट मेरा लॉस होने वाला था, जैसे कि यहाँ से हीट निकल के जा रहा था, उसी में हमने इकोनोमाइजर लगा दिया। तो ये पकड़ लो फाइनेंस है किसी दूसरे प्लांट का, स्टील का। अब वहां से जो गैस आएगा वो आके इकोनोमाइजर में आएगा, उसके बाद हम एक ब्लॉक में इवेपोरेटर लगा देंगे, नेक्स्ट ब्लॉक में हम लोग इकोनोमाइजर लगाएंगे। तो सुपर हीटर, इवेपोरेटर, इकोनोमाइजर लग गया मेरा बॉयलर।
उसके लिए अलग से फर्नेस की जरूरत नहीं है। उसको हम क्या बोलेंगे? वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर। जैसे मेरा गैस टरबाइन का प्लांट होता है, गैस टरबाइन का जो प्लांट होता है, गैस टरबाइन को चलने के बाद, गैस जलने के बाद क्या होता है, बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है। और वो हीट क्या होता है, एटमोस्फेयर में छोड़ देना है अपने को। तो 70% ऑफ द यूजफुल हीट इज वेस्टेड। 20 से 25% तक काम में आता है। तो इतना सारा हीट जो वेस्ट होता है, उसके लिए क्या करना है, हम लोग एक बॉयलर लगा देंगे। और उस बॉयलर को क्या बॉयलर बोलेंगे? वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर, WHRB। ठीक है। तो WHRB, इसमें बहुत ज्यादा काम कुछ है नहीं। आपको डंपर कंट्रोल करना है, फ्लू गैस को कंट्रोल करना है, आपका काम बन जाएगा इसमें। फर्नेस तो है नहीं, कंबशन है नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये 4 तरीके के जो बॉयलर मैंने बताए आपको, ये किस टाइप के बॉयलर हैं? ये है हमारे इंडस्ट्रियल बॉयलर। इसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल बॉयलर्स। ठीक है। इंडस्ट्री में यूज होता है, बड़ा बॉयलर है ये, छोटा छोटा नहीं है। ठीक है। क्या क्या बॉयलर बताया, एक बार रिपीट करो। पीएफ बॉयलर, पीएफ मतलब पल्वराइज्ड, पल्वराइज्ड फ्यूल, पीएफ पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर। एफबीसी फ्लूइडाइज्ड बेड कॉम्बशन बॉयलर। टीजी ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर। WHRB वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर। एफबीसी बॉयलर के 3 टाइप होते हैं, क्या क्या? AFBC, CFBC, PFBC। एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर, उसके बाद सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर, एंड प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर। तो ये हो गए बॉयलर के टाइप्स। इसके अलावा छोटे बॉयलर्स के और टाइप मिलेंगे, जैसे कि आप लोग पढ़े हो, पोखरण बॉयलर, लैंकेशियर बॉयलर, हाँ, बैबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर, पढ़े हो ना, लोकोमोटिव बॉयलर। ये सब छोटे छोटे बॉयलर होते हैं। ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल बॉयलर्स की। उसमें क्या हो रहा है, उसमें से हम कौन सा बॉयलर पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं AFBC बॉयलर। ये रहा मेरा AFBC बॉयलर। AFBC मतलब एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कॉम्बशन बॉयलर। याद रहेगा? अब बताओ मेरे को, AFBC को फ्लूइडाइज्ड बेड क्यों बोलते हैं? क्यों बोल रहे हैं फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर? फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें जो स्टैटिक बेड है, जो स्टैटिक बेड है, उसमें हवा की मदद से हम क्या बना देते हैं, फ्लूइडाइज कर देते हैं, फ्लूइडाइज करते हैं। इसीलिए इसको फ्लूइडाइज्ड बेड बोला जाता है। व्हाट इज फ्लूइडाइज्ड बेड? फ्लूइडाइज्ड बेड, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज फ्लूइडाइज्ड बेड, तो आप क्या बोलोगे? सर, फ्लूइडाइज्ड बेड इज द टेक्निक by which we can convert a static bed into a fluidized bed. In that type of, in that type of bed, the static, the static bed behaves like a fluid. Can simply say the static bed behaves like a fluid. ये फ्लूइड की तरह काम करता है। क्यों फ्लूइड बन जाता है? रेत का सैंड पार्टिकल्स है, अभी क्या है, सैंड पार्टिकल बैठा हुआ है। ये सैंड पार्टिकल मेरे एयर नोजल से ऊपर है। जैसे ही मैं एयर बॉक्स में हवा भरूंगा, एयर बॉक्स के अंदर जैसे एयर आएगा, द एयर विल ट्राई टू सीक द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। एयर क्या, हवा क्या करेगा, यहां से वो लीस्ट रेजिस्टेंस, जहां पे बाधा कम है, वैसा एक पाथ ढूंढेगा। रेत के बीच बीच में से जाएगा, जाएगा ना।
और धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप एयर का फ्लो बढ़ाओगे, वो हवा इससे निकलना शुरू करेगा। इट विल ट्राई टू फाइंड द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, और वो ऊपर से निकलना शुरू करेगा। ह, हल्का हवा दो, हल्का हवा दो, निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। थोड़ा और हवा बढ़ाओ, थोड़ा और हवा बढ़ाओ, तो धीरे 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 करके देखोगे इसके ऊपर से क्या हो रहा है, हवा निकलना शुरू होगा। जैसे हवा निकलना शुरू होगा उसके साथ ये सैंड पार्टिकल क्या करेंगे, उड़ना शुरू करेगा। आप जैसे जैसे एयर का फ्लो बढ़ाओगे, वो सैंड पार्टिकल एक हाइट तक उठेगा, उसके बाद वो फिर से गिर जाएगा, एक हाइट तक उठेगा फिर से गिर जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब पूरा हवा बढ़ा दो तब तो निकल जाएगा। तो हम लोग एएफडीसी में यहां तक एक लेवल तक बताएंगे, कहां तक फ्लूइडाइज कराते हैं, मैक्सिमम फ्लूइडाइजेशन लेवल। और ये बालू या फिर ये जो रेत है ये यहाँ पे खेलता रहेगा। क्लियर? अब ये एक नंबर का डंपर मैंने खोल दिया, एक नंबर कंपार्टमेंट पे हवा जा रहा है, तो फ्लूइडाइजेशन कहाँ पे होगा? एक नंबर कंपार्टमेंट पे। दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर पे होगा फ्लूइडाइजेशन? नहीं। यहाँ पे जो बेड है ये कैसा बेड है? स्टैटिक बेड है। यहाँ पे फ्लूइडाइज्ड बेड है। समझ में आया फ्लूइडाइजेशन का मतलब? Why we call it fluidized bed? Because we make the static bed, or we convert the static bed into fluid. फ्लूइड समझ में आता है ना? पानी। हाँ, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो लिक्विड जैसे बिहेव करता है, गैस जैसे बिहेव करता है, उड़ता है, जिसके जिसके पार्टिकल के बीच में बहुत सारा स्पेस है, उस टाइप का बिहेवियर है, इसीलिए इसको बोला जाता है फ्लूइडाइज्ड बेड। अब इस ये तो बेड है, स्टैटिक बेड है, उसको हमने फ्लूइडाइज कर दिया, लेकिन ये कंबशन कैसे करेगा? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस रेत को गर्म कर देना पड़ेगा पहले। तो हम पूरा गर्म करेंगे, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 600 से ऊपर, ताकि जो इग्निशन टेम्परेचर है मेरा इनकमिंग फ्यूल का, उस इनकमिंग फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर का टेम्परेचर इस बेड में मिले मेरे को। अगर इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आया टेम्परेचर, तो कोयला जलेगा नहीं। कोई भी फ्यूल हो, किसी भी चीज को जला सकते हैं अगर उसका इग्निशन टेम्परेचर को मैच किया जाए, है? तो ये टेक्निक जो हम यूज करने वाले हैं कि इसका पहले इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ाओ, इनिशियल टेम्परेचर को बढ़ाओ बेड का, और फिर इसमें फुल फ्लूइडाइजेशन लेके आओ, इस प्रोसेस को बोला जाता है बॉयलर लाइट अप। क्या बोलेंगे? बॉयलर लाइट अप। बॉयलर लाइट अप। बॉयलर को चालू करने का नाम, या फिर बॉयलर को ऑन करने का नाम क्या बोलते हैं हम लोग? बॉयलर लाइट अप। इसको लाइट अप बोला जाता है। कैसे करेंगे? पहले इसमें कुछ चीजें डालेंगे, गरम करेंगे, और फिर इसमें कोयला डालेंगे। ठीक है? इस प्रोसेस को बोला जाता है बॉयलर लाइट अप। बॉयलर को जब मैं बंद करने वाला हूं, बंद करने को क्या बोलते हैं? बॉयलर बॉक्स अप। बॉयलर बॉक्स अप। तो बॉक्स अप या फिर लाइट अप। लाइट अप मतलब चलाना, बॉक्स अप मतलब बंद करना। ठीक है? तो बंद करने को बोलेंगे बॉक्स अप, चलाने को बोलेंगे लाइट अप। समझ में आया? ये टेक्निक अपने को सीखना है कि किस तरीके से लाइट अप करते हैं और किस तरीके से इसको बॉक्स अप करते हैं। समझ में आया? थोड़ा बहुत याद रहेगा? पता है, याद याद कैसे रहेगा? नहीं रह सकता है। इसको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो चार बार इसी वीडियो को देखना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा, खुद से लिखना पड़ेगा। ये जो ड्राइंग बनाया है उसको खुद से बनाना पड़ेगा कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। किस चीज का फंक्शनिंग क्या है, कौन से कंपोनेंट का फंक्शन क्या है, ठीक है, वो हमको समझना है। और ये ऐसा क्यों है वो भी समझना है। मैं बार बार बताता हूं
इंजीनियरिंग एक एक शब्द पे डिपेंड करता है। एंटायर इंजीनियरिंग डिपेंड्स ऑन ए बिग व्हाई। अगर आपके मन में ये वाला शब्द है तो आप इंजीनियर बन सकते हो, साइंटिस्ट भी बन सकते हो। क्या है? व्हाई। मेजोरिटी लोग इसी में रह जाते हैं कि भाई ऐसा होता है। जिसके मन में ये आता है कि ऐसा क्यों होता है, वही इंजीनियर या फिर उससे ऊपर साइंटिस्ट बन सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? कोई भी आपको बता देगा कि ये ऐसा होता है, आपको ये सोचना है ऐसा क्यों होता है, नहीं करते तो क्या होता। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते तो क्या इफेक्ट आता है इसमें। तो उस इम्पैक्ट को, उसके इफेक्ट को समझना और ये क्यों हो रहा है उसको समझना ही इंजीनियरिंग है मेरे हिसाब से। समझ में आया? एक अच्छा ऑपरेटर वही कहलाएगा जिसको इसके इंटरनल चीजें और जो प्रोसेस पैरामीटर्स, होने से क्या होगा, नहीं होने से क्या होगा, इसका रेंज अगर बढ़ता है तो क्या होगा, इसका रेंज अगर कम हो जाता है तो क्या इफेक्ट आएगा मेरे बॉयलर पे, अगर कभी बढ़ जाता है या घट जाता है तो मेरे को क्या एक्शन लेना है इमीडिएट, वो पता होता है। उसी को हम लोग एक अच्छा ऑपरेटर बोल सकते हैं बॉयलर का। और बाकी इंटरनल चीजें अगर पता होता है तो बॉयलर इंजीनियर बन सकते हो। समझ में आ रहा है बात? तो बॉयलर बहुत सारे टाइप के बॉयलर हैं, एएफबीसी है, सीएफबीसी है, पीएफबीसी है, पल्वराइज फ्यूल है, डब्ल्यूएचआरबी बॉयलर है। लेकिन अगर आप किसी एक बॉयलर को बहुत अच्छे से सीख जाते हो, उसके लॉजिक को समझ जाते हो, उसके कंट्रोल फिलोसॉफी को समझ जाते हो कि क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल सही रहेगा, मटेरियल के ऊपर नॉलेज, मटेरियल्स भी चेंज होते रहते हैं। मॉडर्न जो एरा है, एवरी डे देयर इज ए न्यू डेवलपमेंट, कोई फिक्स नहीं है कि यही यूज करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, अपने को भी एडवांस होना चाहिए। ठीक है? तो हमारे पास एक गाइडलाइन होता है बॉयलर का, और वो गाइडलाइन कहाँ से आता है? बॉयलर के बारे में कौन गाइड करता है अपने को कि किस तरीके से क्या होना चाहिए, किस किस टाइप का मटेरियल लगना चाहिए, कौन गाइड करता है? नासिम मजूमदार। मैं करता हूँ? तो कौन करता है गाइड? आईबीआर, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन। तो आईबीआर हमको बताता है कि कौन सा मटेरियल सही है यूज करना, कौन सा मटेरियल यूज करना नहीं है। बॉयलर का स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, वो आईबीआर स्टैंडर्ड मटेरियल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? सो आईबीआर का फुल फॉर्म क्या हो गया? रेगुलेशन। और ये आईबीआर कब फॉर्म हुआ था? हम लोग एग्जैक्टली आई 1950 से पकड़ सकते हैं आईबीआर का एक्ट जो है, लेकिन इसका शुरुआत हुआ था 1800 में। ठीक है? उसके बारे में डिटेल्स में बाद में बात करेंगे कि रेगुलेशन क्या होते हैं और रूल्स क्या होते हैं। बॉयलर को चलाने का रेगुलेशन से और रूल से दोनों अलग चीज होते हैं। ठीक है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस दोनों हमारे आईबीआर के अंडर में आते हैं, वही गाइड करते हैं। ओके? एनीवेज, आज का लेक्चर से क्या क्या चीजें सीखने को मिला, बताओ, क्या क्या जाने? बताओ क्या क्या टाइप का होता है, नहीं देखना है, इधर इधर देख के बताओ, इधर देख के। अभी अभी बताया, अभी अभी भूल जाने से कैसे होगा?
तो समझ लो क्या होने वाला है तुम्हारा। अगर आपको लग रहा है कि ये जो ट्रेनिंग होने वाला है ये इतने में खत्म हो जाएगा, तो ये गलत सोच है। इसमें इतना सारा चीजें आने वाली है, इतना सारा चीजें सीखने वाले हो, इतना सारा चीजें जानने वाले हो जो कहीं और नहीं मिलने वाला है। आप गारंटेड है। मेरा डर ये है कि जब तक ये ट्रेनिंग खत्म होगा, आपके पास इतना सारा नॉलेज होगा और इतने सारे टेक्निकल चीजें जानने को मिलेगा कि लास्ट तक आप उसको याद रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे। अगर याद ही नहीं रहेगा और बोल नहीं पाओगे तो इस ट्रेनिंग का कोई वैल्यू बनेगा? नहीं बनेगा। अपना ऑब्जेक्टिव साफ है। अपना ऑब्जेक्टिव साफ है। हमको क्या करना है, क्यों आए हो मेरे पास? तो सीख गए, चले जाओ। होगा? नहीं है तो क्यों आए हो मेरे पास? ऑब्जेक्टिव सेट करो, गोल सेट करो, क्या है? तो जॉब के लिए आया है, जॉब ट्रेनिंग, है ना? सीखने को तो तुम्हारा कॉलेज भी सिखाया होगा। डिग्री लेके आया है ना, सर्टिफिकेट लेके आया है ना। तो क्यों पता नहीं है? ये सब तो तुम्हारा सिलेबस का पार्ट है ना? कि नहीं है? है। पार्ट था, पढ़ा था। तो वो डिफरेंस है। हमको यहाँ पे क्या करना है? जॉब ट्रेनिंग लेना है। भाई एक बात दिमाग पे ठूस के भरो कि आपके किताबों में नहीं है, नहीं है किताब में और मैं सिखा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो भी सिखाने वाला हूँ वो सारी चीजें ऑलरेडी किताबों में है। जो भी सिखाने वाला हूँ वो सारे गूगल में है। जो भी सिखाने वाला हूँ वो सब यूट्यूब में है। मिलेगा आपको ढूंढने से। लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि आपको ढूंढना क्या है। दूसरी बात, एक बार अगर देख लेने से सीख जाते तब तो कोई बात ही नहीं थी। आज तो मैंने बता दिया, आप तो सीख गए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये हकीकत है। आपको सीखने के लिए डेली बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा? रोज घिसना पड़ेगा अपने आप को, अपने दिमाग को। रोज रिपीट करना पड़ेगा। रिपीटेडली करते 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 वो याद हो जाएगा। ये फैक्ट है कि इंडस्ट्री आपको गेट के अंदर घुसने नहीं देगा। क्यों देगा? आपको ये सारी बातें कुछ भी तो पता नहीं है। आपके पास एक सर्टिफिकेट है। आप ना तो सही से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ना बात कर सकते हो, ना सोच सकते हो, ना समझ सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि सच्चाई ये है कि नहीं है कि आप आज के डेट पे टेक्निकली सोच ही नहीं सकते हो। सोचोगे तब जब जानोगे चीजें, वर्सेटाइल चीजों के ऊपर आइडिया होगा तभी तो सोच सकते हो ना। कुछ कुछ नहीं सोच सकते हो तो क्यों लेगा? बताओ ना, एक बच्चे को लेके क्या करेगा इंडस्ट्री? क्यों लेगा? कोई वैलिड पॉइंट है? नहीं है। तो अपना गोल, ऑब्जेक्टिव साफ है। अपने को जॉब चाहिए। जॉब पाने के लिए जॉब के कैटेगरी तक अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। वो कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि अब जो टीचर ने पढ़ाया वही क्वेश्चन पेपर काटेगा, 5 सवाल पढ़ के जाएंगे, लिख के आएंगे, कुछ रट्टा मार देंगे, कुछ टेप देंगे। उससे बात बनने वाली नहीं है, ये लिख के रख लो। अभी आप समुंदर में हो, यहाँ पे तैरना अगर है तो एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। और वो सारी बातें सिर्फ नाम जानने से काम नहीं बनने वाला है। तो सारी बातें आपके दिमाग पे होना चाहिए। और ऐसे होना चाहिए कि आप उससे एक्सपीरियंस्ड हो। आप जानते हो सारी बातें, उसको टेक्निकली समझ सकते हो कि डिफरेंस क्या है, क्या करने से क्या हो सकता है। प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो, लेवल बढ़ेगा घटेगा तो क्या होगा? अगर इस टाइप का डिजाइन है, यहाँ पे क्या हो सकता है? कोयला, पानी, हवा, इसके बारे में जानना पड़ेगा, पूरा का पूरा जानना पड़ेगा। कैसे प्रेशर बढ़ता है, कैसे प्रेशर घटता है, कैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कैसे बढ़ा सकते हैं प्रेशर को मेंटेन करते हुए टेम्परेचर को, है ना? कभी टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, प्रेशर लो हो गया, तो टेम्परेचर को मेंटेन करके हम प्रेशर को कैसे बढ़ा के लेके आए। एक पंप है, उसको ऑपरेट कैसे करें। एक मोटर है, पंप है, फैन है। कभी कुछ खराब हो गया, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या एक्शन ले।
तो इमरजेंसी सिचुएशन में तभी एक्शन ले पाओगे जब आप चीजों को जानोगे। नहीं जानोगे तो कैसे एक्शन लोगे? मेजोरिटी बच्चे आज के दौर पे ये समझ के बैठे हो कि भाई पास कर लिया मतलब इंजीनियर बन गए। आपका सर्टिफिकेट आपको इंजीनियर नहीं बनाता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। इंजीनियरिंग पास करने के बाद आपका असली पढ़ाई शुरू होती है। इंडिया का सबसे बड़ा दुख का बात यह है कि हम लोग इंजीनियरिंग को सर्टिफिकेट समझ बैठे हैं। इंजीनियरिंग आइडिया होता है, इंप्लीमेंटेशन होता है, एनालिसिस होता है, बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर वो सारी चीजें बिल्ड अप नहीं हुए आपने, इसका मतलब आपको वो सर्टिफिकेट मिलना नहीं चाहिए था। लेकिन ये सिस्टम है कि आप 5 सवालों का जवाब अगर लिख देते हो तो आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। ना तो हमारे टीचर उसमें एफर्ट डालते हैं कि नहीं इस बच्चे को सिखाया जाए, और ना हमारा बच्चा लोग जो होता है वो सीखना चाहता है। और ये आज की बात नहीं है, ये हमारे टाइम से नहीं, उससे पहले से यही चलता आ रहा है कि थोड़ा सा अगर पढ़ के किसी तरीके से एग्जाम पास कर गए तो हम लोग अपने आप को इंजीनियर समझ लेते हैं। आज हमारा करियर का इतना सालों का जर्नी के बाद भी हमको लगता है कि इंजीनियरिंग अभी भी बहुत 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 कुछ बाकी है। और पूरी जिंदगी अगर मैं चाहूं तब भी सारा चीज सीख नहीं सकता हूं। किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे, किसी एक पर्टिकुलर लाइन पे 1 या 2% सीख के हम अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। और अगर आप लोगों की बात करें तो आप लोग 0.0000001% भी नहीं जानते हो, नहीं सीखे हो अब तक। इसलिए एफर्ट लगाओ कि ये सारी बातें क्या करना है, दिमाग पे रखना है, बढ़िया से समझना है, सोचना है, सिंसियरली करना है। जॉब ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि आप आए हो मेरे पास, मैं बताऊंगा, आप मेरा कोर्स भी करोगे, फिर एग्जाम दोगे और निकल जाओगे और आपको जॉब मिलने वाला। जॉब ट्रेनिंग यह है कि आपको जॉब के लिए तैयार होना है। जॉब के लिए तैयार होने का बहुत सारा चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक, थियोरिटिकल नॉलेज चाहिए। दूसरा, कॉन्सेप्ट चाहिए। तीसरा, स्किल चाहिए। चौथा, एटीट्यूड चाहिए। बात करने का तरीका सही होना चाहिए, प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, है कि नहीं? क्या आप बोल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जॉब मिलने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए। टेक्निकल चीजें बहुत पीछे आती है। पहला क्या आता है? कम्युनिकेशन। आप किस तरीके से रीच कर सकते हो जॉब तक, और अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो जॉब के लिए। कम्युनिकेशन में और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अंतर है। कम्युनिकेशन में एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अंतर है, डिफरेंस है, इस बात को समझना। कम्युनिकेशन क्या होता है कि मैंने आपको बोल दिया, हो गया। मैंने आपको चिट्ठी भेज दी, हो गया। सारे तो कम्युनिकेशन है। मैंने आपको टेक्स्ट मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, हो गया, कम्युनिकेशन खत्म। नहीं है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा? जब मैं आपको वो सारी बातें बढ़िया से बता पाऊंगा जो मैं कहना चाहता हूं। समझ में आ रहा है? जो मैं कहना चाहता हूं, अगर मेरी बातें, मेरे मन में जो चल रहा है वो भाव शब्दों के साथ मैं खेल के अगर आप तक पहुंचा सकता हूं, वो होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर मैं आपको समझा नहीं पाया तो फिर वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि मैंने बोल दिया लेकिन आप कुछ समझे नहीं। मैं चाइनीज में बोल रहा हूं, क्या वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है? मैं तो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाया, ये क्या हो गया? फेटल एरर। मैं चाइनीज में बोल रहा हूं, आप चाइनीज आपको आती नहीं है। अब मैं, चलो चाइनीज नहीं, मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो आपको हिंदी आती है, लेकिन मैं इस तरीके से बोल रहा हूं कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो क्या होगा? ये कम्युनिकेशन तो सेट हो गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ, इसमें कुछ दम नहीं है। तो जब हम लोग जॉब के लिए जाते हैं,
इंटरव्यू में जाते हैं, हमको लगता है कि हम लोग बहुत बढ़िया से तो सारा रिप्लाई कर दिया। मेरे से 10 सवाल पूछे और 10 सवाल का सही उत्तर जो मुझको पता था मैंने बता दिया, और फिर रिजेक्ट हो गया। बाहर निकल के बोलेंगे सेटिंग था, एचआर ने पैसा खाया है, उसका अपना खुद का कैंडिडेट था इसलिए मेरे को रिजेक्ट कर दिया। सारी बकवास है, सारी चीजें बकवास है। आपने 10 सही उत्तर तो दिया, रट्टा मार के आए थे, दे दिया होगा, उसको देख के ही पता चल गया कि इस बंदे को कुछ काम वाम आता नहीं है। उसको क्या आता है, वो पढ़ के रट्टा मार के आ गया है कहीं से। तो कम्युनिकेशन ऐसा हो कि आपको एक्सपीरियंस, आपके अंदर से फील आए, आपको पता है चीजें, जो चीजें पता है उसी को स्किल कहा जाता है। जो चीज नहीं पता है, पढ़ के आए हैं, सुन के आए हैं, उसको स्किल नहीं कहा जाता है। तो अपने को बहुत काम करने हैं, बहुत सारी चीजों पे मेहनत करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले टेक्निकल डेफिनेशन, सर्किट्स, ये सब समझने हैं। उसके बाद अपने को साइमल्टेनियसली समझना है कि बिग व्हाई हर एक चीज का, जहां जहां पे जो टेक्निकल एक्टिविटी हो रही है वो ऐसा क्यों है, नहीं करते तो क्या होता, क्या कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड हम यहाँ पे यूज कर सकते थे क्या, उसका लिमिटेशन क्या है। अगर आप सोचना शुरू कर देते हो ना, तो आप एक साइंटिस्ट बन जाओगे। कल के डेट पे आप खुद नया कुछ डिजाइन लेके आओगे, जो इसका लिमिटेशन है उसको ओवरकम करके लेके आओगे। ये भी तो डिजाइन किसी ने बनाया होगा, एक दिन में नहीं बना होगा, धीरे धीरे करके आया है कि कैसे जलाए और एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज किया जाए। तो फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन, पल्वराइज्ड फ्यूल, कि एक काम करो पाउडर कर दो इसको फिर जलाओ। लेकिन उसमें दिक्कत है, इसमें भी कुछ दिक्कत है, उसमें भी कुछ दिक्कत है। तो लिमिटेशंस को समझ समझ के लोगों ने इंप्रूव किया और आज ये मॉडल है। कल आप खुद कोई नया मॉडल लेके आ सकते हो, लेकिन वो जो नया मॉडल आएगा उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आप अपने ख्यालों में बहते रहोगे तो वो प्रोडक्टिव चीजें आएगी कहां से। दुनिया दो चीजों से बना है, एक प्रोडक्टिव चीज है, एक अनप्रोडक्टिव चीज। आपका मैक्सिमम टाइम अनप्रोडक्टिव चीजों में रहेगा, तो आप प्रोडक्टिव कैसे बनोगे, पॉसिबल है नहीं है। तो शुरुआत में क्या चाहिए, कुछ चीजें जानने के लिए, समझने के लिए और सोचने के लिए भी मुझको कुछ चीजें इनपुट चाहिए ना, नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज को बढ़ाते हैं। ओके, तो पहले तो हम लोग बॉयलर को समझेंगे। अभी तक का जितना सारा लेक्चर हुआ है और सारे लेक्चर को रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, तब तक रिपीट करो जब तक ये पूरा जहन में नहीं बैठ जाता है। ये सारी बातें, ये सारे सर्किट्स को बार बार ड्रॉ करो, बिना देख के ड्रॉ करो और समझो कि हाँ यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है। ऑलरेडी कुछ वीडियोस दिए हुए हैं और लाइव क्लासेस में जितने सारे चलते हैं उसके थ्रू जाओ। आई कैन बेट 2 महीने के बाद आपको फील ही नहीं होगा कि क्या मैं फ्रेश हूं, कि मेरे को तो सब कुछ आता है। यू विल बी एबल टू डिस्कस ऑन टेक्निकल इश्यूज with a 10 years 20 years experienced engineer। आज के डेट पे कर सकता है, टेक्निकली डिस्कस कर सकता है किसी इंजीनियर के साथ बैठ के। तो 2 सवाल पूछेगा, आपका सिट्टी पिट्टी गुल होता है ना। लेकिन क्या करेंगे, 2 महीने में इतना मेहनत करेंगे, इतनी सारी चीजें सीखेंगे कि आप जाके बैठ के जीएम के टेबल पे बैठ के कि सर आपका सिस्टम का बताइए, ये ऐसा है, यहाँ पे ये कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। उस लेवल तक आना है। वहां तक भी ना हो तो अगर कोई कुछ बोल रहा है तो वो उसको समझने की शक्ति तो हो, एनालिसिस तो कर सके हम खुद से, उतना बन जाए। ठीक है, चलो आज के लिए यहाँ पे लेक्चर खत्म। और वीडियोस को रिपीटेडली देखो, रिपीट करके देखो, जब तक याद नहीं होता है तब तक देखो। बाकी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करो, हो जाएगा। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। A good job is a dream of every graduates. But getting a right job is always challenging. First 5 years decide your next 50 years. Core industry jobs are the best for engineers. Join Job Gym, our skill training program, and make your industry job dream come true.
Download our app Ontogenesis now. Ontogenesis, bridging the industry and academia since 2013.